माया पंछी का समूह, अध्याय 9। मिसेस वीजली की चिंताएं। डंबलडोर के अचानक चले जाने से हैरी को बहुत हैरानी हुई। वो जंजीरों वाली कुर्सी पर बैठे बैठे सदमे और राहत की मिली जुली भावनाओं से जूझता रहा। न्याय सभा के सभी सदस्य अब खड़े होकर बातें कर रहे थे। हैरी खड़ा हो गया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हैरी ने फज या मैडम बोन्स से निगाह मिलाने की कोशिश की ताकि उनसे पूछ सके कि क्या वो जा सकता है। बहरहाल फज ने तो जैसे ठान लिया था कि वो हैरी की तरफ देखेगा ही नहीं। उधर मैडम बोन्स अपने ब्रीफ केस में उलझी हुई थी, इसलिए हैरी ने बाहर के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जब किसी ने नहीं रोका तो तेजी से कदम बढ़ाए। दरवाजे से थोड़ी दूर रहने पर तो उसने दौड़ लगा दी। लपक कर दरवाज़ा खोला और मिस्टर वीजली से टकराते टकराते बचा, जो ठीक बाहर खड़े थे। उनका चेहरा पीला और भयभीत दिख रहा था। बेइज्जत बरी, हैरी ने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, सभी आरोपों से। मुस्कुराते हुए मिस्टर वीजली ने हैरी के कंधे पकड़ लिए। हैरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जाहिर है सबूत देखने के बाद वो तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नाटक नहीं करूँगा कि मुझे राहत। मिस्टर वीजली की बात अधूरी रह गई क्योंकि अदालत का दरवाज़ा उसी समय दोबारा खुला। न्याय सभा के सदस्य बाहर निकले। ये क्या? उन्होंने हैरी को एक तरफ खींच लिया। तुम्हारी पेशी पूरी अदालत के सामने हुई थी? मिस्टर वीजली ने हैरानी से पूछा। हाँ, ऐसा ही लगता है, हैरी ने धीमे से कहा। हैरी के पास से गुजरते समय एक दो जादूगरों ने सिर हिलाया और मैडम बोन्स सहित कुछ ने मिस्टर वीजली से कहा, गुड मॉर्निंग आर्थर, लेकिन ज़्यादातर अपनी नज़रें फेर कर चले गए। फज ने इस तरह नाटक किया जैसे मिस्टर वीजली और हैरी दीवार का हिस्सा हों। पर्सी सबसे बाद में निकला। फज की तरह उसने भी अपने पिता और हैरी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। जब पर्सी 9वें तल की सीढ़ियों की तरफ ओझल हो गया तो मिस्टर वीजली ने हैरी को आगे चलने का इशारा किया। मैं तुम्हें सीधे घर ले चलता हूँ ताकि तुम दूसरों को ये खुशखबरी सुना सको। मुझे बेथनॉल ग्रीन के टॉयलेट की तरफ जाना है। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉयलेट के बारे में आप क्या करेंगे? अब हर चीज़ उसे सामान्य से 5 गुना ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो बाइज्जत बरी हो गया है, वो हॉगवर्ट्स लौट रहा है। मिस्टर वीजली ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, अरे ये आसान सा प्रतिकारक मंत्र है, लेकिन नुकसान को ठीक करना ही काफ़ी नहीं है। हैरी, असली बात तो इस हरकत के पीछे का दृष्टिकोण है। ये किसी ज़्यादा गहरी और बुरी चीज़ का संकेत है और मैं तो। मिस्टर वीजली का वाक्य अधूरा रह गया। वो 9वें तल के गलियारे में पहुंच गए थे जहां कॉर्नेलियस फज उनसे कुछ ही फुट की दूरी पर एक लंबे आदमी से बातें कर रहे थे। लंबा आदमी उनके कदमों की आहट सुनकर पलटा। उसका भी वाक्य अधूरा रह गया। उसकी ठंडी भूरी आंखें सिकुड़कर हैरी के चेहरे पर जम गई। ओह ओह ओह, पितृदेव पॉटर, लूसियस मैल्फॉय ठंडेपन से बोला। हैरी को लगा जैसे वो किसी ठोस चीज से टकरा गया है। उसने जब इस आदमी की माखौल उड़ाती आवाज़ आखिरी बार सुनी थी तब हैरी अंधेरे कब्रिस्तान में था और लॉर्ड वोल्डेमार्ट उसे सता रहा था। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि लूसियस मैल्फॉय उसे नजरें मिलाने की हिम्मत कर सकता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जादू मंत्रालय में था और कॉर्नेलियस फज उससे बातें कर रहा था, जबकि हैरी ने कुछ हफ्ते पहले फज को बताया था कि मैल्फॉय प्राणभक्षी है। मिस्टर मैल्फॉय ने धीरे से कहा, पॉटर, मंत्री जी ने मुझे बताया कि तुम खुशकिस्मती से बच निकले हो। बड़ी हैरानी की बात है कि तुम हर बार जरा सी जगह से रेंग कर बच निकलते हो, किसी सांप की तरह। मिस्टर वीजली ने चेतावनी देते हुए हैरी का कंधा पकड़ लिया। हाँ, हैरी ने कहा, हाँ, मैं बच निकलने में माहिर हूँ। लूसियस मैल्फॉय ने अपनी नज़रें मिस्टर वीजली के चेहरे की तरफ घुमा ली। और आर्थर वीजली भी हैं। आर्थर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर वीजली ने रूखेपन से कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ। हैरी ने लूसियस मैल्फॉय से पूछा, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पॉटर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे और मंत्री जी के बीच निजी मामलों की जानकारी मुझे देना चाहिए। मैल्फॉय ने अपने दुशाले के सामने वाले हिस्से को ठीक करते हुए कहा। हैरी को उसकी जेब से सोने के सिक्के खनखनाने की आवाज़ आई। मंत्री जी, अब हम आपके ऑफिस में चलें? बिल्कुल, फज ने हैरी और मिस्टर वीजली की तरफ अपनी पीठ घुमाते हुए कहा। इधर से लूसियस। अगर उसे फज से कोई काम था तो वो उनके ऑफिस के बाहर उनका इंतजार क्यों नहीं कर रहा था? वो यहाँ नीचे क्या कर रहा था? हैरी ने आवेश में कहा। मुझे लगता है वो चोरी से अदालत में ताका झांकी की कोशिश कर रहा होगा। मिस्टर वीजली ने भयंकर तनाव में जवाब दिया। वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि तुम्हें हॉगवर्ट्स से निकाला जाता है या नहीं। खैर,
मैं डम्बलडोर को इस बात की खबर दूंगा कि मैल्फॉय एक बार फिर फज से मेल जोल बढ़ा रहा है। वैसे उन लोगों का निजी मामला क्या हो सकता है? मुझे लगता है चंदा दे रहा होगा, मिस्टर वीजली ने गुस्से में कहा। मैल्फॉय बरसों से हर तरह के काम के लिए हाथ खोलकर चंदा देता आ रहा है। इससे वो महत्वपूर्ण लोगों से संबंध बना लेता है और फिर उनसे बदले में अपने काम करवाता है, उन कानूनों को पारित होने में देर करवाता है जिन्हें वो पारित नहीं होने देना चाहता। लिफ्ट आ गई, ये खाली थी, इसमें सिर्फ मेमो भरे थे जो मिस्टर वीजली के सिर के पास फड़फड़ाए जब उन्होंने एट्रियम का बटन दबाया और ग्रिल तेज आवाज करती हुई बंद हो गई। उन्होंने हाथ हिलाकर मेमोस को दूर हटा दिया। मिस्टर वीजली, अगर फज मैल्फॉय जैसे प्राण भक्षियों से मिल रहे हैं, उनसे अकेले में मिल रहे हैं, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि उसने फज पर सम्मोहन शाप का इस्तेमाल नहीं किया होगा? हैरी, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में ये बात नहीं आई, लेकिन डम्बलडोर को लगता है इस वक्त फज खुद के दिमाग से काम कर रहा है। डम्बलडोर ये कहते हैं ये राहत की बात नहीं है। हैरी, अच्छा यही रहेगा कि इस बारे में अभी हम बात ना करें। ग्रिल सरक गई, वो लिफ्ट से बाहर निकल आए। एट्रियम सुनसान था। एरिक नाम का रक्षक जादूगर एक बार फिर अपने दैनिक जादूगर अखबार के पीछे छिपा था। वो सुनहरे फव्वारे को पार करके सीधे बाहर निकल गए, लेकिन हैरी को तभी कुछ याद आया। जरा ठहरिए, उसने मिस्टर वीजली से कहा। अपनी जेब से पर्स निकालकर वो फव्वारे की तरफ वापस लौटा। हैरी ने आकर्षक जादूगर के चेहरे को देखा, लेकिन करीब से देखने पर वो उसे थोड़ा कमजोर और मूर्ख लगा। हैरी जहां तक पिशाचों और सेंटोर्स के बारे में जानता था, इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वो किसी जादूगर के प्रति सम्मान में इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से घूरते होंगे। सिर्फ घरेलू जिन की गुलामी का नजरिया उसे विश्वसनीय लग रहा था। हैरी के होंठ पर हंसी आ गई जब उसने सोचा कि हरमाइनी घरेलू जिन की इस मूर्ति को देखकर क्या कहेगी। फिर उसने पर्स खोला। फव्वारे में सिर्फ 10 गैलियन ही नहीं, बल्कि पर्स में रखे सारे गैलियन उड़ेल दिए। मैं जानता था, रॉन हवा में मुक्का मारते हुए चीखा। तुम हर बार बच निकलते हो, वो तुम्हें सजा दे ही नहीं सकते थे, हरमाइनी ने कहा, जो तनाव से बेहोश होते दिख रही थी जब हैरी किचन में दाखिल हुआ। और अब वो अपनी आंखों पर एक कांपता हुआ हाथ रखे थी। तुम्हारे खिलाफ था ही नहीं मामला, जरा भी नहीं, हैरी ने हंसते हुए कहा। जब तुम सबको मेरे बचने पर भरोसा था तो इतनी राहत में क्यों लग रहे हो? मिसेस वीजली एप्रन से अपना मुंह पोंछ रही थीं और फ्रेड, जॉर्ज, जिनी नाचते हुए गा रहे थे, वो बच गया, वो बच गया, वो बच गया। बहुत हो गया, अब खामोश हो जाओ, मिस्टर वीजली जोर से बोले, हालांकि वो मुस्कुरा रहे थे। सुनो सीरियस, लूसियस मैल्फॉय मंत्रालय में था। क्या? सीरियस ने तीखे स्वर में पहुंचा। वो बच गया, वो बच गया, वो बच गया। तुम तीनों चुप होते हो या नहीं? हाँ, हमने उसे नवे तल पर फज से बातचीत करते हुए देखा था। फिर वो दोनों फज के ऑफिस की तरफ चले गए। डम्बलडोर को ये बात पता होनी चाहिए। बिल्कुल, चिंता मत करो, हम उन्हें बता देंगे, सीरियस ने कहा। बेथनॉल ग्रीन में एक निष्कासन टॉयलेट मेरा इंतजार कर रहा है। मॉली, मुझे देर हो जाएगी, मुझे टोंग्स की जगह पर पहरा देना पड़ेगा, लेकिन किंग्सले डिनर पर आ सकता है। वो बच गया, वो बच गया, वो बच गया। फ्रेड, जॉर्ज, जिनी, बहुत हो गया, मिस्टर वीजली बोली जब मिस्टर वीजली किचन से बाहर निकले। हैरी बेटा, यहाँ आकर बैठ जाओ, थोड़ा सा लंच कर लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया था। रॉन और हरमाइनी उसके सामने बैठ गए। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब से हैरी ग्रिमॉल्ड चौक में आया है, तब से वो इतने खुश कभी नहीं थे। हैरी बहुत राहत महसूस कर रहा था। हालांकि लूसियस मैल्फॉय से मुठभेड़ के कारण उसकी खुशी कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर उसका उत्साह बढ़ गया था। वो अंधेरा मकान अचानक थोड़ा खुशनुमा हो गया था। यहाँ तक कि क्रिचर भी थोड़ा कम बदसूरत लग रहा था। वो अपनी थूथन जैसी नाक किचन में घुसा कर देख रहा था कि इतना शोर क्यों हो रहा है। जाहिर है, अगर डम्बलडोर तुम्हारी तरफ से पैरवी कर रहे थे तो तुम्हें सजा हो ही नहीं सकती थी, रॉन ने खुशी से कहा और प्लेट में बहुत सारे मसले हुए आलू डालने लगा। हाँ, उन्होंने मुझे बचा लिया, हैरी ने कहा। उसे लगा कि यह कहना बहुत ही कृतज्ञतापूर्ण और बचकाना लगेगा। काश उन्होंने मुझसे बात की होती या मेरी तरफ देखा होता। और जैसे ही उसने सोचा, उसके माथे का निशान इतनी बुरी तरह जलने लगा कि उसने हाथ रख दिया। हरमाइनी ने दहशत में आते हुए कहा, क्या हुआ? निशान, हैरी बुदबुदाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो अक्सर ऐसा होता रहता है। बाकी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
वो इस वक्त सब खाने में लगे हुए थे, हैरी के छूटने पर खुश थे। हरमाइनी चिंतित थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रॉन खुशी में बोला, मैं शर्त लगाता हूँ डम्बलडोर शाम को आएंगे और हमारे साथ जश्न मनाएंगे। रॉन, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर पाएंगे। मिसेस वीजली ने हैरी के सामने तंदूरी चिकन की बड़ी प्लेट रख दी। इस समय वो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वो बच गया, वो बच गया, वो बच गया। चुप रहो, मिसेस वीजली गरजी। अगले कुछ दिन तक हैरी ये एहसास किए बिना न रह सका कि 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके हॉगवर्ट्स लौटने की बात से पूरी तरह खुश नहीं था। सीरियस ने उसके बाइज्जत बरी होने की खबर पहली बार सुनते समय खुशी का बहुत अच्छा नाटक किया था। उसने हैरी से हाथ मिलाया था और बाकी सब की तरह खुलकर मुस्कुराया था। बहरहाल जल्दी ही वो तुनक मिजाज और चिड़चिड़ा हो गया। वो कम बोलने लगा, हैरी से भी। ज्यादातर समय वो बक बीक के साथ अपनी माँ के कमरे में रहने लगा। हैरी ने कुछ दिनों बाद तीसरी मंजिल पर एक गंदी अलमारी की सफाई करते समय अपने मन की बात रॉन और हरमाइनी को बता दी। हरमाइनी ने सख्त लहजे में कहा, इसके लिए तुम खुद को दोष मत दो। तुम्हारी जगह हॉगवर्ट्स में है और सीरियस ये बात अच्छी तरह जानता है। मैं तो मानती हूँ कि वो स्वार्थी है। ये थोड़ी ज्यादती है हरमाइनी, रॉन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। वो अपनी उंगली पर कसकर चिपकी हुई फफूंदी हटाने की कोशिश कर रहा था। तुम भी इस घर में अकेले नहीं रहना चाहोगी। लेकिन वो अकेला कहाँ है? ये माया पंछी के समूह का मुख्यालय है ना? उसने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी कि हैरी यहाँ पर उसके साथ रहने आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, हैरी ने अपने सफाई के कपड़े को बाहर निकालते हुए कहा। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं यहाँ आकर उसके साथ रह सकता हूँ तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपनी उम्मीदों को बढ़ाना नहीं चाहता होगा और उसे शायद थोड़ा अपराध बोध भी हो रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है उसके दिल का एक हिस्सा दरअसल ये उम्मीद लगा बैठा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद तुम दोनों एक साथ निर्वासित जीवन जी सकोगे। छोड़ो भी, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा, लेकिन हरमाइनी ने कंधे उचका दिए। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा सोचो, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि रॉन की मम्मी सच कहती हैं। हैरी, सीरियस तुम में और तुम्हारे डैडी में फर्क नहीं कर पाता। हैरी ने ताव में कहा, तो तुम्हें लगता है उसका दिमाग सरक गया है? हरमाइनी बोली, नहीं, मुझे बस ये लगता है कि वो काफी समय से बहुत अकेला है। तभी मिसेस वीजली उनके पीछे बेडरूम में आ गई। उन्होंने अलमारी में सिर डालते हुए कहा, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि आप यहाँ पर हमें छुट्टी देने आई होंगी। रॉन ने कटुता से कहा, आप जानती हैं कि यहाँ आने के बाद हम लोग कितनी गंदगी साफ कर चुके हैं। तुम लोग तो समूह की मदद करने के लिए इतने उतावले थे। तुम कम से कम मुख्यालय को रहने के काबिल तो बना ही सकते हो। रॉन ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं घरेलू जिन्न बनकर रह गया हूँ। मिसेस वीजली उन्हें वहीं छोड़कर चली गई तो हरमाइनी उम्मीद भरी आवाज में बोली, अच्छा हुआ अब तुम्हें पता चल गया कि उनकी जिंदगी कितनी भयंकर होती हैं। अब तुम शायद SPEW में ज़्यादा सक्रिय हो जाओगे। देखो, शायद लोगों को ये दिखाना अच्छा रहेगा कि हर वक्त साफ सफाई करना कितना भयंकर काम होता है। हम गरुड़ द्वार के हॉल की सफाई को प्रायोजित कर सकते हैं। उसमें होने वाली आमदनी SPEW में जाएगी ताकि इसमें जागरूकता और धनराशि दोनों ही बढ़ जाएं। मैं SPEW के बारे में तुम्हारा मुंह बंद रखने को प्रायोजित करना चाहता हूँ। रॉन चिढ़कर बुदबुदाया, लेकिन इतना धीमे कि सिर्फ हैरी ही उसकी बात सुन सके। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने की तारीख करीब आ रही थी, हैरी ने पाया वो हॉगवर्ट्स जाने के बारे में ज्यादा सपने देख रहा था। हैग्रिड से दोबारा मिलने, क्विडिच खेलने और जड़ी बूटी विज्ञान की तरफ जाने वाली सब्जियों की क्यारी से गुजरने के लिए वो बहुत बेताब था। इस धूल भरे गंदे घर को छोड़ना बहुत अच्छी बात रहेगी, जहां आधी अलमारियां अब भी बंद थीं। क्रिचर अंधेरे में उनके पास से गुजरते समय अपमानजनक बातें कहता। हालांकि हैरी ने सीरियस को ये नहीं बताया। सच तो ये था कि वोल्डेमार्ट विरोधी मुहिम के मुख्यालय में रहना उतना रोमांचक या रोचक नहीं था जितना हैरी को उम्मीद थी। माया पंछी के समूह के सदस्य नियमित रूप से यहाँ आते जाते थे। कई बार वो डिनर के लिए रुकते, फुसफुसाकर कुछ मिनट की बातचीत के बाद वो चले जाते। बहरहाल मिसेस वीजली ने सुनिश्चित किया था कि हैरी और बाकी लोग उनकी बातचीत न सुन पाएं, विस्तारित कानों से भी नहीं। किसी को भी, यहाँ तक कि सीरियस को भी, यह नहीं लगता था कि हैरी को पहली रात को जितना बताया गया था उससे ज़्यादा कुछ बताया जाना चाहिए था। छुट्टियों के आखिरी दिन जब हैरी कपड़ों की अलमारी के ऊपर हेडविग के पिंजरे की गंदगी साफ कर रहा था, रॉन 2 लिफाफे लेकर आया। पुस्तकों की सूची आ गई थी, उसने कहा, और कुर्सी पर खड़े होकर हैरी की तरफ एक लिफाफा उछाल दिया। समय भी हो गया था। मुझे तो लग रहा था कि इस बार वो लोग भूल गए होंगे, क्योंकि हमेशा तो ये जल्दी आ जाती थी। हैरी ने गंदगी के आखिरी टुकड़े
कचरे की थैली में भरे और थैली को रॉन के सिर के ऊपर उछाल कर कोने में रखी वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दिया। बास्केट ने थैली निगल ली, जोर से डकार ली और फिर उसने अपना लिफाफा खोला। 2 चर्म पत्र थे। एक में हमेशा की तरह याद दिलाया गया था कि सत्र 1 सितंबर को शुरू होगा। दूसरे चर्म पत्र में था इस साल किन पुस्तकों की ज़रूरत होगी। सिर्फ 2 ही नई पुस्तकें हैं, मिरांडा गोशाक की मंत्रों की मानक पुस्तक भाग 5 और विल्बर्ट स्लिंगहार्ट की रक्षात्मक जादुई सिद्धांत। कड़ाक! फ्रेड और जॉर्ज हैरी के दाहिनी तरफ प्रकट हो गए। उसे इन लोगों के अचानक प्रकट होने की इतनी आदत हो गई थी कि वो कुर्सी से गिरा तक नहीं। फ्रेड ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, हम इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि कोर्स में स्लिंगहार्ट की किताब किसने रखी होगी। इसका मतलब ये है कि डंबलडोर को गुप्त कलाओं से रक्षा का नया टीचर मिल गया है। हमने कुछ हफ्तों पहले ही विस्तारित कानों से मम्मी डैडी की बातें सुनी थी। उनकी बातों से लग रहा था इस साल डंबलडोर को इस विषय का टीचर खोजने में मुश्किल आ रही है। एक को नौकरी से निकाल दिया गया, एक मर गया, एक की याददाश्त चली गई और एक 9 महीने तक संदूक में बंद रहा। हैरी उनके नाम अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तभी फ्रेड ने अचानक पूछा, तुम्हें क्या हुआ रॉन? रॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरी ने मुड़कर देखा। रॉन किसी मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था और हॉगवर्ट्स से आई अपनी चिट्ठी को एकटक देख रहा था। क्या हुआ? फ्रेड ने अधीरता से पूछा। रॉन के कंधे के ऊपर से झांक कर चर्मपत्र देखा। फ्रेड का मुंह खुला रह गया। उसने चर्मपत्र को अविश्वास से घूरते हुए कहा, प्रीफेक्ट! जॉर्ज उछलकर करीब आ गया। उसने रॉन के हाथ से लिफाफा लेकर उलट दिया। हैरी ने देखा उसमें से कोई लाल और सुनहरी चीज निकलकर जॉर्ज की हथेली पर गिर गई। ऐसा नहीं हो सकता, जॉर्ज ने सदमे भरी आवाज में कहा। लगता है कोई गलती हो गई है। फ्रेड ने रॉन से चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा। उससे रोशनी में रख कर देखने लगा जैसे वो वाटर मार्क की जांच कर रहा हो। जिसका दिमाग सही तरीके से काम करता होगा वो रॉन को प्रीफेक्ट नहीं बना सकता। जुड़वा भाइयों के सिर एक साथ घूमे। दोनों ने हैरी को घूर कर देखा। हमें लग रहा था कि प्रीफेक्ट तुम बनोगे, फ्रेड ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे हैरी ने किसी तरीके से मूर्ख बना दिया हो। जॉर्ज आवेश में बोला, हमें लगा था डंबलडोर तुम्हें ही चुनेंगे। तुमने जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट जीता था, बाकी काम किए थे। जॉर्ज ने फ्रेड से कहा, मुझे लगता है उसके कारनामे उसके खिलाफ गए हैं। हाँ, फ्रेड ने धीरे से कहा। हाँ दोस्त, तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा की हैं। चलो अच्छा है, कम से कम तुम में एक की प्राथमिकताएं तो सही हैं। वो हैरी के पास आया। उसने पीठ पर धौल जमा दी जबकि उसने रॉन को गुस्से से देखा। प्रीफेक्ट, प्यारा बच्चा रॉनी प्रीफेक्ट बन गया। ओह, मम्मी तो हंगामा खड़ा कर देंगी। जॉर्ज कराहा। उसने प्रीफेक्ट वाला बैज रॉन की तरफ इस तरह उछाल दिया जैसे इससे उसे कोई बीमारी हो जाएगी। रॉन अवाक था। उसने बैज को लेकर एक पल तक घूरा और हैरी की तरफ बढ़ा दिया जैसे वो पक्का करवाना चाहता हो कि वो असली है। हैरी ने उसे ले लिया। गरुड़ द्वार के शेर पर एक बड़ा पी बना हुआ था। जब वो पहल हॉगवर्ट्स गया था तो उसने पर्सी के सीने पर इसी तरह का बैज देखा था। दरवाजा धड़ाक से खुल गया। हरमाइनी आंखों में आंसू लिए तेजी से भागती हुई कमरे में आई। उसके गाल लाल थे, बाल उड़ रहे थे। उसके हाथ में एक लिफाफा था। क्या तुम्हें बैज मिला? उसने हैरी के हाथ में बैज देखा, चीख पड़ी। मैं जानती थी, उसने रोमांचित होकर अपनी चिट्ठी लहराते हुए कहा। मुझे भी हैरी, मुझे भी। नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। बैज वापस रॉन के हाथ में दे दिया। प्रीफेक्ट मुझे नहीं, रॉन को बनाया गया है। क्या? हाँ, प्रीफेक्ट रॉन है, मैं नहीं। रॉन? हरमाइनी ने कहा। उसका मुंह खुला रह गया। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है? मेरा मतलब। जब रॉन ने गुस्से से हरमाइनी को देखा उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, चिट्ठी पर मेरा नाम लिखा है। मैं? वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश रॉन, ये तो सचमुच अप्रत्याशित है, जॉर्ज ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, हरमाइनी का चेहरा पहले से ज्यादा लाल हो गया था। रॉन ने बहुत काम किए हैं, वो सचमुच। उसके पीछे दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था। मिसेस वीजली कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में धुले हुए दुशालों का ढेर था। जिन्हें ने बताया कि पुस्तकों की सूचियां आखिरकार आ गई हैं। उन्होंने सभी के लिफाफों पर नजर दौड़ाते हुए कहा और पलंग पर 2 ढेरों में दुशाले जमाने लगी। तुम मुझे अपनी अपनी सूचियां दे देना, मैं आज दोपहर में छूमंतर गली जाकर सबके लिए पुस्तकें ले आऊंगी। उस दौरान तुम अपना सामान पैक कर लेना। रॉन, तुम्हारे लिए पजामे लाने पड़ेंगे, ये 6 इंच छोटे हो गए हैं। तुम्हें कौन से रंग के पजामे चाहिए? जॉर्ज मुस्कुराते हुए बोला। उसके लिए लाल और सुनहरे रंग के पजामे लाना ताकि उसके बैज से मेल खा जाएं। किससे मेल खा जाएं?
मिसेस वीजली ने मैरून मोजों को तह करके रॉन के दुशालों के ढेर पर रखते हुए बेध्यानी से पूछा। उसके बैज से। फ्रेड ने इस तरह कहा जैसे बुरी बात को जल्दी जल्दी कह देना चाहता हो। उसके प्रीफेक्ट के प्यारे चमचमाते नए बैज से। फ्रेड के शब्दों को समझने में मिसेस वीजली को एक पल का समय लग गया, क्योंकि वो पजामों के बारे में सोचने में व्यस्त थी। लेकिन उसके रॉन, तुम कैसे? रॉन ने अपना बैज ऊपर उठाकर दिखाया। मिसेस वीजली भी हरमाइनी की तरह चीख उठी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। और रॉन, कितनी बढ़िया बात है, प्रीफेक्ट। अब तो परिवार में सभी प्रीफेक्ट बन चुके हैं। फ्रेड और मैं कौन है, पड़ोसी? जॉर्ज ने गुस्से में कहा, जब उसकी माँ ने उसे एक तरफ हटाया और अपने सबसे छोटे बेटे को बाहों में भर लिया। जरा ठहरो तो सही, तुम्हारे डैडी को तो ये बात पता चलने दो। रॉन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कितनी बढ़िया खबर है। तुम भी बिल और पर्सी की तरह हेड बॉय बन सकते हो। ओह, ये तो पहला कदम है। ओह, इतनी चिंताओं के बीच कितनी बढ़िया खबर आई है। मैं तो बहुत रोमांचित हूँ। ओह रॉनी। फ्रेड और जॉर्ज उनके पीछे तेज तेज आहें भर रहे थे, लेकिन मिसेस वीजली ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रॉन के गले में कसकर बाहें डाल दी। उसका पूरा चेहरा बेतहाशा चुमने लगी, जो अब उसके बैज से ज्यादा लाल हो चुका था। मम्मी, नहीं ना, छोड़ो भी। वो उन्हें धकेलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उन्होंने उसे छोड़ दिया। हाँफती हुई बोली, अच्छा तो तुम्हें कौन सी चीज चाहिए? हमने पर्सी को तो उल्लू दिया था, लेकिन तुम्हारे पास तो उल्लू पहले से ही है। आपका क्या मतलब है? रॉन ने कहा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव था जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हुआ हो। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। नए ड्रेस दुशालों के बारे में क्या ख्याल है? हमने उसे पहले से ही कुछ दुशाले दिलवा दिए हैं, फ्रेड ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अपनी उदारता पर अफसोस हो रहा हो। या फिर नई कढ़ाई, चार्ली की पुरानी कढ़ाई में जंग लग रही है, या फिर नया चूहा। तुम्हें स्कैबर्स बहुत पसंद था। मम्मी, क्या मुझे नई झाड़ू मिल सकती है? रॉन ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। मिसेस वीजली का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। झाड़ुएं महंगी थीं, बहुत अच्छी नहीं, बस इस बार नई वाली, रॉन ने जल्दी से जोड़ दिया। मिसेस वीजली झिझकी और मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम्हें नई झाड़ू दिलवा देंगे। अच्छा, अगर मुझे नई झाड़ू भी खरीदनी है तो अभी निकलना पड़ेगा। मैं तुम सबसे बाद में मिलती हूँ। छोटा रॉनी, प्रीफेक्ट। ओह, मैं तो बौखला गई हूँ। उन्होंने रॉन की गाल को एक बार फिर चूमा, जोर से सांस छोड़ी और तेजी से कमरे के बाहर चली गई। फ्रेड ने नकली तनावपूर्ण आवाज में कहा, रॉन, अगर हम तुम्हें नहीं चूमे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जॉर्ज ने कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सलाम कर सकते हैं। ओह, चुप भी रहो, रॉन ने उनकी तरफ तेवरियां चढ़ाकर कहा, वरना? फ्रेड ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लाते हुए कहा, हमें सजा दोगे? जॉर्ज भी मुस्कुराते हुए बोला, वो इसकी कोशिश करके तो देखे, बड़ा मजा आएगा। हरमाइनी गुस्से में बोली, अगर तुम दोनों ने अपनी गलत हरकतें बंद नहीं की तो वो तुम्हें सजा दे सकता है। फ्रेड और जॉर्ज जोर से हंसने लगे। रॉन बुदबुदा कर बोला, छोड़ो भी हरमाइनी, अब हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा जॉर्ज। फ्रेड ने कांपने का नाटक करते हुए कहा, अब ये दोनों हमारे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, अब ऐसा ही लगता है कि हमारे नियम कायदे तोड़ने के दिन अब लद गए हैं, जॉर्ज ने सिर हिलाते हुए कहा। एक जोरदार कड़ाक की आवाज़ के साथ जुड़वा भाई अंतर्ध्यान हो गए। ये दोनों तो बस, हरमाइनी ने आवेश में छत की तरफ घूरते हुए कहा, जिसके दूसरी तरफ से फ्रेड और जॉर्ज के हंसने की आवाज़ आ रही थी। उनकी बात पर ध्यान मत दो रॉन, वो जल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जल रहे हैं। वो शुरू से कहते आए हैं कि सिर्फ लल्लू बच्चे ही परफेक्ट्स बनते हैं। फिर भी, उसने ज़्यादा खुश आवाज़ में कहा, उन्हें कभी नई झाड़ू नहीं मिली। काश मैं मम्मी के साथ जाकर झाड़ू पसंद कर पाता। वो कभी निम्बस तो नहीं खरीद पाएंगी, लेकिन बाज़ार में नई क्लीन स्वीप आई है, बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, मैं उन्हें जाकर बता देता हूँ, मुझे क्लीन स्वीप झाड़ू अच्छी लगती है, ताकि वो उसे ही खरीद लाएं। वो भाग कर कमरे से बाहर निकल गया। न जाने क्यों हैरी हरमाइनी की तरफ नहीं देखना चाहता था। अपनी पलंग की तरफ मुड़ गया। उसने साफ दुशालों का ढेर उठा लिया। मिसेस वीजली वहाँ छोड़ गई थी। फिर वो उन्हें लेकर अपने संदूक की तरफ बढ़ने लगा। हैरी, हरमाइनी ने धीरे से कहा, क्या मैं हेडविग का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे अपने मम्मी डैडी को ये खबर देनी है। वे सचमुच बहुत खुश होंगे। मेरा मतलब, वो प्रीफेक्ट बनने का मतलब समझते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हैरी ने भयंकर उत्साहपूर्ण आवाज़ में कहा, जो उसकी सामान्य आवाज़ से अलग थी।
वो अपनी संदूक पर झुका, उसकी तलहटी में दुशाले रखे किसी चीज़ को खोलने का नाटक करने लगा। इस दौरान हरमाइनी कपड़ों की अलमारी की तरफ गई, हेडविग को पुकार कर नीचे बुला लिया। कुछ पल बाद हैरी को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो सीधा खड़ा हुआ पीछे की तरफ देखने लगा। हरमाइनी और हेडविग जा चुके थे। हैरी ने तेज़ी से कमरे के पार जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और पलंग पर आकर धंस गया। वो ये बात बिल्कुल भूल गया था कि 5th ईयर में प्रीफेक्ट्स चुने जाते थे। वो हॉगवर्ट्स से निकाले जाने की आशंका से इतना चिंतित था कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उल्लू चुने हुए विद्यार्थियों के पास बैज ला रहे होंगे। लेकिन अगर उसे याद रहता तो वो इस बारे में क्या सोचता। कम से कम जो हुआ है वो तो नहीं। उसके दिमाग के भीतर से एक धीमी और सच्ची आवाज़ आई। हैरी ने अपना चेहरा सिकोड़ा, उसे दोनों हाथों में छुपा लिया। वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। अगर उसे पता होता कि प्रीफेक्ट का बैज आने वाला है तो उसे ये उम्मीद होती कि वो रॉन के पास नहीं बल्कि उसके पास आएगा। इससे क्या साबित होता है कि वो भी ड्रैको मैलफॉय जितना घमंडी है? क्या वो खुद को बाकी लोगों से श्रेष्ठ मानता है? क्या उसे सचमुच भरोसा है कि वो रॉन से ज़्यादा अच्छा है? नहीं, धीमी आवाज़ ने विरोध में कहा। क्या ये सच है? हैरी ने सोचा और तनाव में अपनी भावनाओं की जांच पड़ताल करने लगा। उस आवाज़ ने कहा, मैं क्विडिच में ज़्यादा अच्छा हूँ लेकिन बाकी किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। हैरी ने सोचा ये बिल्कुल सच था। वो पढ़ाई में रॉन से ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में, उन रोमांचक अभियानों में जो हॉगवर्ट्स में उसने, रॉन और हरमाइनी ने मिलकर किए थे और स्कूल के बाहर निकाले जाने से भी बड़े खतरे उठाए थे। हैरी के दिमाग की आवाज़ ने कहा, उन रोमांचक अभियानों में ज़्यादातर समय रॉन और हरमाइनी भी तो तुम्हारे साथ थे। हर समय तो नहीं थे, हैरी ने खुद से बहस करते हुए कहा। वो मेरे साथ क्रिल से नहीं लड़े थे। उन्होंने रिडल और काल दृष्टि से मुकाबला नहीं किया था। जिस रात सीरियस भागा था उस रात उन्होंने दम पिशाचों को दूर नहीं भगाया था। जिस रात वोल्डेमार्ट की वापसी हुई थी वो लोग कब्रिस्तान में नहीं थे। फिर उसके मन में उसी तरह कुंठा का सैलाब घुमड़ने लगा जैसा ग्रिमाल्ड चौक में आने वाली रात को हुआ था। मैंने उन दोनों से बहुत ज़्यादा बड़े काम किए हैं। लेकिन आवाज़ ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा, लेकिन शायद डंबलडोर प्रीफेक्ट्स को खतरनाक कामों के आधार पर नहीं चुनते होंगे। रॉन में कोई ऐसी बात तो होगी जो तुम में नहीं है। हैरी ने आंखें खोली, अपनी उंगलियों के बीच से अलमारी के पाए देखे। उसे फ्रेड की बात याद आ गई, जिसका दिमाग सही तरीके से काम करता होगा वो रॉन को प्रीफेक्ट नहीं बना सकता। हैरी धीरे से हंसा, लेकिन एक पल बाद ही खुद से नाराज़ हो गया। रॉन ने तो डंबलडोर से नहीं कहा था कि वो उसे प्रीफेक्ट बना दें। इसमें रॉन की क्या गलती है? और हैरी तो रॉन का सबसे अच्छा दोस्त है। क्या वो इस बात पर उससे मुंह फुला लेगा कि उसे बैज नहीं मिला? क्या वो इस कारण रॉन के पीठ पीछे उसके जुड़वा भाइयों के साथ उसकी हंसी उड़ाएगा? क्या वो रॉन की खुशी को कम कर देगा? जबकि पहली बार रॉन किसी काम में हैरी से आगे निकला था। तभी हैरी को सीढ़ियों पर रॉन के कदमों की आहट सुनाई दी। जब रॉन दरवाजे से अंदर आया तो हैरी खड़ा हो गया। उसने अपना चश्मा सीधा किया और मुस्कुराया। अभी अभी मम्मी को पकड़ लिया। वो कहती हैं कि अगर वो ला सकी तो वो क्लीन स्वीप ले आएंगी। बहुत बढ़िया। उसे ये जानकर बड़ी राहत मिली कि अब उसकी आवाज़ में नकली उत्साह नहीं था। सुनो रॉन, बहुत बढ़िया। रॉन के चेहरे की मुस्कान उड़ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रीफेक्ट बनूंगा। मैंने सोचा था तुम प्रीफेक्ट बनोगे। नहीं, मैंने बहुत दिक्कतें खड़ी की हैं, हैरी ने फ्रेड की बात को दोहराते हुए कहा। मिसेस वीजली शाम 6 बजे छूमंतर गली से लौटी। उनके हाथों में पुस्तकों के अलावा एक लंबा पैकेट था जो मोटे भूरे कागज़ में लिपटा हुआ था। रॉन ने बड़ी हसरत से पैकेट ले लिया। मिसेस वीजली ने कहा, इसे अभी मत खोलना, आज शाम डिनर पर कुछ लोग आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम सभी लोग नीचे चलो। लेकिन जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुई, रॉन ने फुर्ती से कागज़ फाड़ा और अपनी नई झाड़ू के हर हिस्से को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर परम आनंद का भाव था। नीचे तलघर में मिसेस वीजली ने खाने पीने के सामानों से भरी डिनर टेबल के ऊपर एक लाल बैनर लटका दिया था जिस पर लिखा था, नए प्रीफेक्ट्स रॉन और हरमाइनी को बधाइयाँ। हैरी को एहसास हुआ कि वो पूरी छुट्टियों में पहले कभी इतनी खुश नहीं दिखी थी। जब हैरी, रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो मिसेस वीजली बोली, मैंने सोचा क्यों ना बैठकर डिनर करने की बजाय एक छोटी सी पार्टी कर ली जाए। रॉन, तुम्हारे डैडी और बिल रास्ते में हैं। मैंने उन दोनों के पास उल्लू से खबर भेज दी है, वो रोमांचित हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेड ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। सीरियस, ल्यूपिन, टोंक्स और किंग्सले शेकलबोल्ट पहले ही यहाँ आ चुके हैं। कुछ देर में बावरे, नैन, मूडी भी ठग ठग करते हुए आ गए जब हैरी बटर बियर पीने में जुटा था। ओह ऑलिस्टर, मुझे खुशी है कि आप आ गए।
हम बहुत समय से आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे, क्या आप ड्राइंग रूम वाली लिखने वाली डेस्क पर एक नज़र डालकर बता सकते हैं इसके भीतर क्या है? हमने इसलिए नहीं खोला कि कहीं इसके अंदर कोई भयंकर चीज़ ना हो। मूडी की नीली आंख ऊपर की तरफ घूमी और किचन की छत को घूरने लगी। ड्राइंग रूम, वो पुतली को सिकोड़ कर गुर्राए। कोने में रखी डेस्क? हाँ, ये मुझे दिख रही है, ये बहरूपिया है। मौली, तुम क्या चाहती हो, मैं ऊपर जाकर उसे वहाँ से निकाल दूँ? नहीं नहीं, ये काम मैं बाद में कर लूँगी, आप अपना ड्रिंक बना लें। दरअसल हम छोटा सा जश्न कर रहे हैं। उन्होंने लाल बैनर की तरफ इशारा किया। परिवार में चौथा प्रीफेक्ट, उन्होंने प्यार से रॉन के बाल सहलाते हुए कहा। प्रीफेक्ट? मूडी गुर्राए। उनकी सामान्य आंख रॉन पर थी, लेकिन जादुई आंख घूमकर सिर के दूसरी तरफ पहुंच गई। हैरी को एक कष्टकारी एहसास हुआ कि वो आंख उसे घूर रही थी। वो सीरियस और ल्यूपिन की तरफ चल दिया। बधाइयाँ, मूडी ने कहा, जो अब अपनी सामान्य आंख से रॉन को घूर रहे थे। अधिकार संपन्न लोग हमेशा अपनी और मुश्किलों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन डम्बलडोर शायद ये मानते हैं कि तुम ज़्यादातर शापों को झेल सकते हो, वरना उन्होंने तुम्हें प्रीफेक्ट नहीं बनाया होता। रॉन मामले के इस पहलू से थोड़ा हैरान हो गया। मिसेस वीजली इतने अच्छे मूड में थी कि उन्होंने शिकायत तक नहीं की कि मिस्टर वीजली और बिल मंडंगस को अपने साथ लाए थे। वो एक लंबा ओवरकोट पहने था जो अजीब जगहों पर थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा था। उसने अपना ओवरकोट उतारकर मूडी के यात्री चौके के पास रखने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है इस बात पर टोस्ट होना चाहिए, मिस्टर वीजली ने कहा, और सभी ने अपने अपने ड्रिंक उठा लिए। उन्होंने अपना प्याला उठाया। गरुण द्वार के नए प्रीफेक्ट्स रॉन और हरमाइनी के नाम। रॉन और हरमाइनी मुस्कुराने लगे जब सब ने उनके नाम पर जाम पिया और तालियां बजाई। मैं कभी प्रीफेक्ट नहीं बनी, टोंक्स ने हैरी के पीछे कहा जब सभी लोग डिनर लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़े। उसके बाल टमाटर जैसे लाल और कमर तक लंबे थे। वो जिनी की बड़ी बहन लग रही थी। मेरी हाउस प्रमुख का कहना था कि मुझ में आवश्यक गुणों की कमी थी। जैसे क्या? जिनी ने कहा, जो एक भुना आलू अपनी प्लेट में रख रही थी। जैसे खुद पर काबू रखने की क्षमता, टोंक्स बोली। और तुम सीरियस? जिनी ने हरमाइनी की पीठ थपथपाते हुए पूछा, क्योंकि बटर बियर का एक बड़ा घूंट उसके गले में अटक गया था। हैरी सीरियस के ठीक पास बैठा था। उसने भौंकने जैसी हंसी बाहर निकाली। कोई भी मुझे प्रीफेक्ट नहीं बना सकता था। जेम्स के साथ सज़ा काटने में मेरा बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता था। ल्यूपिन अच्छा लड़का था, इसलिए प्रीफेक्ट का बैज उसे ही मिला था। मुझे लगता है डम्बलडोर को ये उम्मीद रही होगी कि मैं अपने अच्छे दोस्तों पर थोड़ा काबू कर पाऊंगा। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस काम में बुरी तरह असफल था। हैरी का मूड अचानक सही हो गया। उसके पिता भी प्रीफेक्ट नहीं थे। अचानक पार्टी ज़्यादा खुशनुमा हो गई। उसने अपनी प्लेट भरी और अब वो कमरे में मौजूद हर व्यक्ति से 2 गुना स्नेह करने लगा। रॉन हर सुनने वाले को अपनी नई झाड़ू की खूबियाँ बता रहा था। हरमाइनी बहुत गंभीरता से ल्यूपिन को घरेलू जिन्नों के अधिकारों के बारे में अपने विचार बता रही थी। मिसेस वीजली और बिल की बहस का विषय पुराना था, जो बिल के बालों से जुड़ा हुआ था। हैरी, फ्रेड और जॉर्ज की दिशा में चल दिया, जो मंडंगस के साथ एक कोने में बातें कर रहे थे। हैरी को देखकर मंडंगस चुप हो गया, लेकिन फ्रेड ने आंख मारकर हैरी को पास आने का इशारा किया। उसने मंडंगस से कहा, हैरी से कोई दिक्कत नहीं है, हम हैरी पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमारा फाइनेंसर है। देखो तो सही, डंग हमारे लिए क्या लाया है। जॉर्ज ने अपनी हथेली फैलाकर हैरी को दिखाई। इसमें रखी चीजें सिकुड़ी हुई काली फलियों जैसी लग रही थी। हालांकि वो हिल डुल नहीं रही थी, लेकिन उनमें से हल्की खड़खड़ की आवाज आ रही थी। जहरीले टेटकुला के बीज, जॉर्ज ने कहा। हमें गोतामार टॉफियों के लिए इनकी जरूरत थी, लेकिन क्लास सी के प्रतिबंधित सामान होने के कारण उनके बेचने पर पाबंदी है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फ्रेड ने कहा, डंग पूरे सामान के 10 गैलियन। तुम्हें पता है इसे यहाँ तक लाने में कितनी मुश्किल आई है। मंडंगस की धंसी हुई लाल आंखें फैल गईं। नहीं लड़कों, मैं 20 गैलियन से एक भी नट कम नहीं लूंगा। फ्रेड ने हैरी से कहा, डंग बहुत बढ़िया मजाक कर लेता है। हैरी ने उन्हें धीरे से चेतावनी दी, जरा ध्यान से। क्या? फ्रेड ने कहा। मम्मी को तो प्रीफेक्ट रॉन को निहारने से ही फुर्सत नहीं है, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हैरी ने कहा, लेकिन मूडी की जादुई आंख तुम पर पड़ सकती है। मंडंगस ने घबरा कर पीछे देखा। सही कहा, वो बुदबुदाया। ठीक है लड़कों, 10 गैलियन ही दे दो, जल्दी करो। शाबाश हैरी, फ्रेड ने खुश होकर कहा जब मंडंगस ने अपनी जेबों का सारा सामान जुड़वा भाइयों के खुले हाथों में खाली कर दिया और फिर डिनर टेबल की तरफ चला गया। अच्छा यही रहेगा कि हम इन्हें ऊपर की मंजिल पर रखाएं। हैरी ने उन्हें जाते हुए देखा, थोड़ी उलझन में पड़ गया।
उसके मन में एक ख्याल आया कि जब वीजली दंपत्ति को जुड़वा भाइयों के जोक शॉप व्यवसाय के बारे में पता चलेगा तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि पैसे कहाँ से आए। उस वक्त तो जुड़वा भाइयों को त्रिकोणीय टूर्नामेंट में जीती हुई रकम देना बहुत सामान्य बात लग रही थी, लेकिन यदि इससे एक और पारिवारिक विवाद हो गया, पड़ोसी की तरह अलगाव हो गया तो क्या होगा? क्या मिसेस वीजली तब भी हैरी को अपने बेटे जैसा मानेंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसी ने इस काम को शुरू करने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद की है, जो उनके हिसाब से उपयुक्त नहीं था। जुड़वा भाई उसे जहाँ छोड़ गए थे वो खड़ा रहा। उसके पेट में खलबली मची हुई थी। तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया। किंग्सले शेकलबोल्ट की गहरी आवाज आसपास की चटर पटर के बावजूद सुनाई दे रही थी। डंबलडोर ने पॉटर को परफेक्ट क्यों नहीं बनाया? लिपिन बोले, उन्होंने किसी कारण के चलते ऐसा किया होगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उन्हें उस पर भरोसा है। मैं होता तो यही करता, किंग्सले ने जोर देकर कहा, खासकर जब दैनिक जादूगर हर दिनों में उस पर कुछ ताने मारता रहता है। हैरी ने मुड़कर नहीं देखा। वो नहीं चाहता था कि ल्यूपिन या किंग्सले को इस बात का पता चले कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। हालांकि उसे जरा भी भूख नहीं थी, लेकिन वो मंडंगस के पीछे पीछे टेबल तक चला आया। पार्टी में उसकी खुशी जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी काफुर हो गई। बावरे नैन मूडी मुर्गे की एक टांग को अपनी बची खुची नाक से सूंघ रहे थे। जाहिर है उन्हें इसमें जहर की कोई गंध नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने दांतों से इसका एक बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया। रॉन टोंग्स को बता रहा था, हैंडल स्पेनिश ओक का बना है, इस पर मंत्र रोधी पॉलिश है और कंपन नियंत्रण भी है। मिसेस वीजली ने जोर की जम्हाई ली। अच्छा, तो अब मैं सोने से पहले उस बहरूपियों को भगा देती हूँ। आर्थर, मैं नहीं चाहती कि बच्चे ज्यादा देर तक जागें, ठीक है? गुड नाइट हैरी बेटा। वो किचन के बाहर चली गई। हैरी ने अपनी प्लेट नीचे रखी और सोचने लगा कि क्या वो भी किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना चुपचाप उनके पीछे पीछे जा सकता है। तभी मूडी बोल पड़े, तुम ठीक हो पॉटर? हाँ ठीक हूँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। मूडी ने अपने थर्मस से एक घूंट पिया और फिर अपनी नीली आंख से हैरी को कनखियों से देखने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ आओ, मेरे पास एक चीज है जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो सकती है। अपने दुशाले के अंदर की एक जेब से मूडी ने जादूगरों का एक फटा पुराना फोटो निकाला। मूडी गुर्राए, माया पंछी का मूल समूह। कल रात जब मैं अपना दूसरा अदृश्य चोगा ढूंढ रहा था तो ये मुझे मिल गया। मेरा सबसे अच्छा चोगा पोर्ड मोर ले गया था और उसमें इतनी तमीज नहीं है कि वो उसे लौटा दे। मुझे लगा कि शायद लोगों को ये फोटो देखना अच्छा लगे। हैरी ने फोटो ले लिया। उसमें कई लोग थे, जिसमें कुछ उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे और कई अपने गिलास उठाकर उसकी तरफ देख रहे थे। वो मैं हूँ, मूडी ने फोटो में अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तस्वीर में मूडी को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। हालांकि उनके बाल थोड़े कम सफेद थे और उनकी नाक सही सलामत थी। मेरे एक तरफ डंबलडोर हैं और दूसरी तरफ डीडेलस डिगल है, और वो है मर्लिन मैककिनॉन। तस्वीर खींचने के 2 सप्ताह बाद ही शैतानी जादूगरों ने उसे मार डाला था। उन्होंने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और वो हैं फ्रैंक और एलिस लॉन्ग बॉटम। हैरी के पेट में पहले से ही खलबली मची हुई थी। एलिस लॉन्ग बॉटम की तरफ देखते ही उसका पेट जकड़ने लगा। हालांकि वो उनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन उनके गोल दोस्ताना चेहरे को वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि उनके बेटे नेविल की शक्ल हूबहू उन्हीं जैसी थी। बेचारे, मूडी गुर्राए। उनके साथ जो हुआ उससे अच्छा तो यही होता कि वो मर जाते। और वो है एमिलिन वेंस। तुम उससे मिल चुके हो और जाहिर है वो ल्यूपिन है। बेंजी फेनविक, वो भी मारा गया है। हमें सिर्फ उसके चीथड़े ही मिले थे। बगल में हटो, उन्होंने कहा और तस्वीर को कुरेदा, जिससे फोटो के अंदर के लोग एक तरफ हट गए ताकि पीछे दब रहे लोग सामने आ सकें। वो एडगर बोन है, अमेलिया बोन्स का भाई। उन्होंने उसे उसके परिवार को भी मार डाला था। वो बहुत बड़ा जादूगर था। स्टर्गिस पोर्डमोर, ओह वो फोटो में कितना जवान दिखता है। कैरेडॉग डियरबॉर्न, इसके 6 महीने बाद वो लापता हो गया। हमें उसकी लाश तक नहीं मिली। एलिफियस डोज, तुम उससे मिल चुके हो। मैं तो भूल ही गया कि वो इतना मूर्खतापूर्ण हैट पहनता है। गिडियन प्रूएट और उसके भाई फेबियन को मारने के लिए 5 प्राण भक्षियों की जरूरत पड़ी थी। वो बहादुरी से लड़े थे। एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। फोटो के अंदर के लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। जो लोग पीछे दाहिनी तरफ दबे थे वो तस्वीर में सामने नजर आने लगे। वो डंबलडोर का भाई एबरफोर्थ है। मैं उससे एक ही बार मिला हूँ। बड़ा अजीब आदमी है। वो
डोरकस मीडोज है, वोल्डेमॉर्ट ने खुद उसे मारा था। ये सीरियस है। उस वक्त उसके बाल छोटे थे। और ये देखो, मुझे लग रहा है तुम इन्हें देखना चाहोगे। हैरी का दिल उछलने लगा। उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके बीच में एक नाटा पानीदार आंखों वाला एक आदमी बैठा था। हैरी पहचान गया, ये वर्मटेल था, जिसने वोल्डेमॉर्ट को उसके मम्मी डैडी का पता ठिकाना बताया था और जो उनकी मौत का जिम्मेदार था। ओह, मूडी ने कहा। हैरी ने मूडी के क्षत विक्षत और निशान से भरे चेहरे को देखा। मूडी को लग रहा था कि उन्होंने हैरी का दिल खुश कर दिया है। हाँ, हैरी ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अभी अभी याद आया, मैंने अपना सामान तो पैक किया ही नहीं है। उसे ये बताने की दिक्कत नहीं उठानी पड़ी कि उसने कौन सा सामान पैक नहीं किया, क्योंकि उसी समय सीरियस बोल पड़ा। तुम्हारे पास क्या है बाबरे नैन? ये सुनकर मूडी सीरियस की तरफ मुड़ गए। हैरी ने किचन पार किया, दरवाजे से निकला और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा ताकि कोई उसे वापस न बुला ले। वो नहीं जानता था उसे वो फोटो देखकर इतना सदमा क्यों लगा था। आखिर उसने अपने मम्मी डैडी के फोटो पहले भी तो देखे थे। वो वर्मटेल से मिल भी चुका था, लेकिन इस तरह अचानक अप्रत्याशित ढंग से उनकी तस्वीरें देखना, उसने गुस्से में सोचा किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। और फिर उन्हें इतने सारे खुश चेहरों के बीच देखना, बेंजी फेनविक जिसके चिथड़े मिले थे, गिडेन प्रूवेट जो बहादुरों की मौत मरा था, और लॉन्ग बॉटम दंपत्ति जिन्हें यातना देकर पागल कर दिया गया था। सब फोटो में खुशी से हाथ हिला रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि उन पर संकट आने वाला है। हो सकता है मूडी को ये बात दिलचस्प लगे, लेकिन हैरी तो इससे परेशान हो गया था। हैरी पंजों के बल चलकर सीढ़ियों के ऊपर गया। वो घरेलू जिन्नों के सिरों के पास से होता हुआ हॉल में पहुंच गया। उसे खुशी थी कि वो अकेला था, लेकिन जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे आवाज सुनाई दी। कोई ड्राइंग रूम में सुबक रहा था। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सुबकने की आवाज़ आती रही। वो बाकी बची सीढ़ियाँ दो दो करके चढ़ गया और उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। कोई महिला अंधेरी दीवार पर झुकी हुई थी। उस महिला के हाथ में छड़ी थी और सुबकने के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चांद की रोशनी में साफ दिख रहा था कि धूल भरे पुराने गलीचे पर रॉन की लाश पड़ी थी। हैरी के फेफड़े की सारी हवा निकल गई। उसे महसूस हुआ जैसे वो फर्श से नीचे गिर रहा हो। उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा हो गया। रॉन मर गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जरा ठहरो, ये नहीं हो सकता। रॉन तो नीचे था। मिसेस वीजली, हैरी ने रुंधी आवाज में कहा। हाँ हाँ, हास्यांतरण, मिसेस वीजली ने सुबकते हुए कहा। अपनी कांपती हुई छड़ी रॉन के शरीर की तरफ हिलाई। कड़ाक! रॉन का शरीर बिल के शरीर में बदल गया, जो पीठ के बल लेटा हुआ था, जिसकी आंखें खुली और सूनी थीं। मिसेस वीजली पहले से भी ज्यादा तेजी से सुबकने लगी। हास्यांतरण, वो दोबारा सुबकते हुए बोली। अब बिल की जगह मिस्टर वीजली का शरीर आ गया था। उनका चश्मा एक तरफ था, उनके चेहरे पर खून की धार बह रही थी। नहीं, मिसेस वीजली कराहते हुए बोली। हास्यांतरण! जुड़वा भाइयों की लाशें, पर्सी की लाश, हैरी की लाश, हर हास्यांतरण पर लाशें बदलती रहीं। मिसेस वीजली, आप यहाँ से चलें, हैरी चिल्लाया और फर्श पर पड़ी अपनी लाश की तरफ घूरने लगा। किसी और को क्या हो रहा है? ल्यूपिन कमरे में दौड़ते हुए आए। उनके ठीक पीछे सीरियस था और सीरियस के पीछे मूडी खट खट करते हुए आ रहे थे। ल्यूपिन ने मिसेस वीजली को देखने के बाद फर्श पर पड़े मुर्दा हैरी को देखा। उन्हें एक पल में माजरा समझ में आ गया। उन्होंने अपनी छड़ी निकालते हुए बहुत दृढ़ता और स्पष्टता से कहा, हास्यांतरण! हैरी की लाश गायब हो गई। जहाँ लाश पड़ी थी उस जगह के ठीक ऊपर हवा में एक सफेद गोला दिखने लगा। ल्यूपिन ने एक बार फिर अपनी छड़ी लहराई। गोला धुएं की लहर में गायब हो गया। ओह ओह! मिसेस वीजली अपने हाथों में चेहरा छिपाकर रोने लगी। मॉली, ल्यूपिन ने उनके पास जाते हुए गंभीरता से कहा। मॉली? नहीं। अगले ही पल वो ल्यूपिन के कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। मॉली, वो तो बस एक बहरूपिया था, बस एक मूर्ख बहरूपिया। मैं हर समय उन्हीं की लाश देखती रहती हूँ। हर समय मुझे बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। मिसेस वीजली ने ल्यूपिन के कंधे में मुंह छिपाकर कहा। सीरियस गलीचे के उस हिस्से को घूर रहा था जहाँ बहरूपिया हैरी की लाश बनकर पड़ा हुआ था। मूडी हैरी की तरफ देख रहे थे, लेकिन हैरी उनसे नजरें मिलाने से कतरा रहा था। उसे अजीब एहसास हो रहा था कि जब से वो किचन के बाहर निकला था तभी से मूडी की जादुई आंख उसका पीछा कर रही थी। आर्थर को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। मैं भी
कितनी मूर्ख हूँ। मिसेस वीजली अब अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछ रही थीं। ल्यूपिन ने उन्हें एक रुमाल दिया। उन्होंने अपनी नाक साफ की। हैरी, मुझे अफसोस है, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? मैं एक बहरूपिया भी नहीं भगा पाई। आप कैसी बातें कर रही हैं? हैरी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं बहुत बहुत चिंता में हूँ। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आधा परिवार समूह में है और एक चमत्कार होगा कि हम सभी सही सलामत बच जाएं। और परसी से सभी की बोलचाल बंद है। अगर कोई भयानक घटना हो गई और हम उससे सुलह न कर पाए तो क्या होगा? इसके अलावा अगर आर्थर और मैं मर गए तो क्या होगा? रॉन और जिनी की देखभाल कौन करेगा? मॉली, बस बहुत हो गया। ये पिछली बार जैसा नहीं है। इस बार माया पंछी के समूह की तैयारी पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छी है। हम वोल्डेमॉर्ट के इरादे जानते हैं। नाम सुनकर मिसेस वीजली दहशत से चीख उठी। ओह मॉली, अब तुम्हें इस नाम को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि किसी को नुकसान नहीं होगा। ये वादा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम पिछली बार से ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। तब तुम समूह में नहीं थी, तुम उस वक्त की स्थिति नहीं समझ सकती। पिछली बार प्राण भक्षियों की संख्या हमसे 20 गुना ज़्यादा थी और वो हमें एक एक करके चुन रहे थे। हैरी को एक बार फिर वो फोटो याद आ गया जिसमें उसके मम्मी डैडी मुस्कुरा रहे थे। वो जानता था मूडी अब भी उसे गौर से देख रहे होंगे। परसी के बारे में चिंता मत करो, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कुछ ही समय बाद वोल्डेमॉर्ट खुलकर सामने आएगा और जब ऐसा होगा तो पूरा मंत्रालय माफ़ी मांगता हुआ हमारे पास आएगा और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें माफ़ करूँगा, उसने कटुता से कहा। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि तुम्हारे और आर्थर के मरने के बाद रॉन और जिनी की देखभाल कौन करेगा, ल्यूपिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हम उन्हें भूखों मरने देंगे? मिसेस वीजली कांपते हुए मुस्कुराईं। मैं भी कितनी मूर्ख थी। वो एक बार फिर बुदबुदाईं और उन्होंने अपनी आंखें पोंछ लीं। लेकिन 10 मिनट बाद बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते समय हैरी मिसेस वीजली को मूर्ख नहीं मान रहा था। उसे अब भी पुराने फोटो में अपने मम्मी डैडी के मुस्कुराते चेहरे दिख रहे थे, जिन्हें अपने आस पास वाले बहुत से लोगों की तरह ज़रा भी परवाह नहीं थी कि कुछ समय बाद उनका जीवन खत्म होने वाला है। उसकी आंखों के सामने बहरूपिये की तस्वीर बार बार उभर रही थी, जो मिसेस वीजली के परिवार के हर सदस्य की लाश बनने का नाटक कर रहा था। बिना किसी चेतावनी के उसके माथे का निशान एक बार फिर बुरी तरह टीस मारने लगा। उसके पेट में जमकर खलबली होने लगी। ठीक हो जाओ, उसने दृढ़ता से कहा और दर्द कम होने पर अपने निशान को मलने लगा। दीवार पर टंगी खाली तस्वीर से आवाज़ आई, पागलपन की पहली निशानी यही है कि आदमी खुद से बातें करने लगता है। हैरी ने बात को अनसुना कर दिया। अब वो खुद को पहले से ज़्यादा बड़ा महसूस कर रहा था। उसे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि 1 घंटे पहले वो जोक शॉप और इस बात की चिंता कर रहा था कि प्रीफेक्ट का बैज किसे मिला था।